हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस माननीय। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका लेक्चर नंबर 42। हमने 41 ऑलरेडी 41 तक मिडिवल हिस्ट्री का कवर कर चुके हैं, जो है सतीश चंद्र बुक के चल रहा है मिडिवल हिस्ट्री। उसका फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुगल्स हम पढ़ रहे थे। वो चैप्टर बहुत ही लेंदी चैप्टर है कि ईरान के साथ उज्बेक का किस तरह की रिलेशन है, सफाविद डिनास्टी के साथ किस तरह की रिलेशन है, ऑटोमन एम्पायर के साथ किस तरह की रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम एक पार्ट पढ़ करके पढ़ रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि उज्बेक डिनास्टी के साथ इसका क्या रिलेशन था। अभी हम देखेंगे सफाविद, जिसको ईरान, पर्टिकुलरली ईरान, और इसका अलग नाम है पर्सियन भी, और ये अख्तियार करके बैठे हुए थे, यहाँ पे राज चल रहा था, और उसके साथ हमारा क्या मुगल साम्राज्य का रिलेशन था, और पर्टिकुलरली कांधार क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, स्ट्रैटेजिक क्या इंपॉर्टेंस थी, इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस थी, जिसके वजह से कांधार को लेकर इतना कॉन्फ्लिक्ट बनी रहती थी। इसके बारे में हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि उज्बेक को लेकर क्यों थ्रेड बनी रहती थी मुगल साम्राज्य के लिए और सफाविद के लिए भी, और उज्बेक किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वो चाहता था कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन कर चुके हैं। जिसको अभी तक नहीं पता और जानना चाहते हैं तो वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, या फिर आई बटन क्लिक करके आप लोग जान सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है। और उज्बेक क्या करता था, उज्बेक और यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य है, और यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर है। मान के चलिए, यहाँ पे सफाविद एम्पायर, ऊपर आ गया उज्बेक, यहाँ पे ऑटोमन, और यहाँ पे आ गया मुगल साम्राज्य। ये सब सिया कम्युनिटी की मुस्लिम थे, और जो सफाविद थे वो थे सुन्नी कम्युनिटी के। तो सुन्नी कम्युनिटी वाले क्या करते थे, टॉर्चर करते थे, प्रोजिक्यूट करते थे सिया कम्युनिटी के मुस्लिम को। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो उज्बेक चाहते थे क्या, कि हम तीनों मिलके एक अलियंस बना ले और सफाविद को कैप्चर कर ले। तो ये नहीं होता था, क्योंकि मुगल साम्राज्य इसके खिलाफ था। पहले तो बात है, ईरान के साथ मुगल साम्राज्य की बहुत अच्छी खासी रिलेशन थी। और सेकेंड बात ये है, हम जो अकबर के पीरियड की बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली, वो एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड की मेंटालिटी के इंसान थे, जो धर्म को लेकर किसी एरिया को कैप्चर करने की फेवर में नहीं थे। अगर किसी एरिया को कैप्चर करना है तो उसे उसी हिसाब से आपके मन में, इसमें रिलीजियन की कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। वो हर एक धर्म को विश्वास करते थे और हर एक धर्म को रिस्पेक्ट भी करते थे। तो इसी वजह से उज्बेक की ये सारे जो प्रयास थी वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही थी। तो इसी वजह से हर एक बार उज्बेक मुगल के ऊपर आक्रमण कर रहा था और एक थ्रेड बनी रहती थी, ठीक है। लेकिन ये जो कांधार की रीजन है, कांधार है यहाँ पे, देखिए ये अफगानिस्तान की एक एरिया है जो है कांधार, जिसके बारे में वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एंड एक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एरिया थी। क्यों एरिया थी, इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो जिस वजह से पर्टिकुलरली सफाविद एम्पायर एंड मुगल एम्पायर में कई बार कन्फ्लिक्ट होते थे। लेकिन ये इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते थे जिस तरह की उज्बेक के साथ रिलेशन खराब होते थे, उस तरह की नहीं। बस कभी कभी उसको लेकर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो कांधार की जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस थी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी, इससे जाने से पहले हम थोड़ा इसके ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। पहले तो बात है तैमूरिड एम्पायर। तैमूरिड एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा है कि तैमूरिड एम्पायर पहले एक होल एम्पायर थी। उसके बाद जब उसके जो लास्ट रूलर की डेथ हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, ये तीनों एम्पायर में डिवाइड हो जाती है, ऑटोमन एम्पायर, सफाविद एम्पायर एंड उज्बेक एम्पायर, ठीक है। तो तभी तैमूरिड एम्पायर जब था, तो ये कांधार के पार्ट उसके तैमूरिड एम्पायर के अंतर्गत होता था, और इसको रूल करते थे बाबर की कजिन, जो कि हेरात के राजा थे। कहाँ गया यार, यहाँ पे हेरात के रूलर थे, वो यहाँ पे इस कांधार को चला रहे थे। लेकिन जब तैमूरिड एम्पायर ख़त्म हो गया, और फिर क्या होता है कि हेरात से ये उज्बेक को की जो रूलर है वो हेरात को ले जाते, हेरात से छीन लेते हैं कांधार को इन 1507, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बाबर के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो बाबर किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, उज्बेक के साथ उनकी कन्फ्लिक्ट होती है, युद्ध होती है, तो बार बार वो हारते हैं। लेकिन एक वक्त आता है 1522 में, जब बाबर के कंट्रोल में कांधार आ ही जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक वक्त आता है जब हमारे जो हुमायूं, अकबर के पिता होते हैं,
आप लोगों को पता है जब शेर शाह सूरी हमारे इंडिया में राज कर रहे होते हैं, वो एक अफ़गान एम्पायर होते हैं। एक वक़्त पे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हुमायूँ को हमारे इंडिया से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। तभी हुमायूँ डिफरेंट जगह से रिफ्यूजी लेते हुए फिरते मतलब घूमते फिरते हुए पहुंच गए ईरान के पास और ईरान के जो राजा थे तभी उनको रेफ्यूजी दिया था। तो ईरान के मदद से क्या हुआ, हुमायूं फिर से शेरशाह सूरी को हराने के लिए वो कैपेबल हो जाते हैं और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं इंडिया में। तो इसी दौरान हुमायूं की जब मौत होती है तो एक वक्त आता है जब अकबर भी इतना मैच्योर नहीं होते हैं सब कुछ संभालने के लिए। तो तभी उसका फ़ायदा उठाते हुए ईरान के जो राजा थे शाह तामस्प, वो क्या करते हैं, कांधार को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट। तो कांधार ऐसा नहीं था सिर्फ एक ही साम्राज्य के पास हुआ करता था। वो टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट जो साम्राज्य पावरफुल होते थे वो उसको अख्तियार करते थे। तो कैप्चर करने की रीजन क्या थी पर्टिकुलरली, इसके बारे में नेक्स्ट जानते हैं। तो देखिए, पहले तो स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस हम देखते हैं कांधार की। स्ट्रैटेजिक मतलब लोकेशन वाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये है, कांधार वाज वाइटल फॉर द डिफेंस ऑफ काबुल। काबुल है यहाँ पे, ये मैप को आप देख सकते हैं, यहाँ पे काबुल है, ये सब अफगानिस्तान की पार्ट है। ठीक है, ये है गजनी। गजनी के बारे में हमने बहुत वीडियो बना चुके हैं पहले से ही, आप लोगों को पता है गजनी क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर गजनी एक वक्त पे बहुत ही फेमस थी और उसके रूलर भी आकर इंडिया पे राज कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद कांधार। तो काबुल के डिफेंस के लिए कांधार एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि कांधार की जो रोड हुआ करती थी, एक नेचुरल रोड हुआ करती थी, हेरात, कांधार, गजनी एंड काबुल। ठीक है, तो यहाँ पे रास्ता बहुत मतलब रास्ता यहाँ से होकर यहाँ से गुजर के जाता है काबुल तक। और जो कांधार की एक फोर्ट है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट माना जाता है उस रीजन में, और जहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा वाटर भी प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि देखिए, ये जो लोकेशन है, अफगानिस्तान एक रेत की देश है। यहाँ पे बहुत सारे जो डेजर्ट तरह की भूमि आपको देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है कांधार, ये इंडस रिवर के आसपास ही होता है, जिसके वजह से यहाँ पे फर्टाइल थोड़ा ज़्यादा है और पानी भी अच्छी खासी मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी खासी है, रिच फर्टाइल एरिया है, तो जिसके वजह से ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाला एरिया बन जाता है। फिर ये जो रोड है और एक सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द रोड्स लीडिंग टू काबुल एंड हेरात। देखिए, ये जंक्शन में आता है, बीचों के बीच आता है। काबुल से हो कांधार से होकर ही काबुल तक जाता है। ये रोड भी शेप वाला जो रोड होता है, ये उनके एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक वाला लोकेशन है। इसी वजह से कांधार डोमिनेटेड द होल साउदर्न अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान में ये जो कांधार की एरिया है, इसी वजह से बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन माना जाता है। इसको डोमिनेट करके इस एरिया को वो रखा हुआ था। और कि नेचुरल डिफेंस लाइन भी क्रिएट करता है, जो काबुल, गजनी, कांधार, ये जो देखिए स्ट्रेट लाइन पे, ये एक नेचुरल डिफेंस लाइन क्रिएट करता है। ठीक है, एंड बियॉन्ड काबुल एंड खैबर पास देयर वाज नो नेचुरल लाइन ऑफ डिफेंस। नेचुरल लाइन ऑफ डिफेंस इस यहाँ के आसपास खैबर पास आता है, जो एक इंडिया में घुसने के लिए ये एक मतलब डिफेंस लाइन क्रिएट करती है। यहाँ पे डिफेंसली आप मिलिटरीली एक रोड हुआ करता था, जहाँ पे मिलिट्री आर्मी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काबुल एंड खैबर पास इस एरिया को छोड़ के और कोई भी ऐसे एरिया ठीक ठाक से नहीं था जहाँ पे सोल्जर्स वगैरह अपने जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और ठीक ठाक से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से स्ट्रैटेजिकली, तो और एक बात है, द पोजीशन ऑफ कांधार मेड इट इजियर टू कंट्रोल द अफगान एंड बालूची ट्राइब। यहाँ पे हमारे बॉर्डर पे देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे यहाँ पे आसपास बालूची ट्राइब एंड अफगान ट्राइब भी बसवास करते हैं। तो ये जो नेचुरल डिफेंस लाइन क्रिएट करता है, ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है अफगान एंड बालूची ट्राइब को। तो इसी वजह से ये एक पर्टिकुलरली इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, लेकिन ईरान के लिए इतना स्ट्रैटेजिक पॉइंट नहीं है। ईरान के लिए एक आउटपोस्ट के तरह है, जहाँ पे वो रह के रेफ्यूजी की तरह रह सकते हैं, या फिर यहाँ पे रुक कर युद्ध वगैरह कर सकते हैं। इस तरह की ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया के लिए था ये। ठीक है, फिर हम देखते हैं इकोनॉमिकली क्यों सिग्निफिकेंट है कांधार। तो पहले तो बात है, अकबर जब सिंध और बलूचिस्तान को अख्तियार कर लेते हैं, बलूचिस्तान इसके आसपास, या हमारे जो बॉर्डर है उसके बॉर्डर के आसपास ही होता है, और सिंध भी यहीं पे आसपास ही है। ठीक है, हिंदू कुश लाइन है उसके आसपास सिंध होता है। तो ये उसके बाद क्या होता है, स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कांधार की बढ़ जाती है।
ठीक है। एक तो ये है, हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो फोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो फोर्ट में पानी अच्छा खासा मिलता है और ये एक रिच फर्टाइल जगह है। और ये बात है कि कांधार वाज द हब ऑफ द मूवमेंट ऑफ मेन एंड गुड्स बिटवीन द ईरान एंड सेंट्रल एशिया। ईरान से जो भी गुड्स और मेन या फिर जो भी हमारे, आपको पता है कि हम जो जो हॉर्सेस वगैरह भी इंपोर्ट करते थे, वो शायद इसी लाइन से ही इंपोर्ट किया करते थे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी खासी जगह थी। और ईरान की भी जो ट्रेडिंग चल रही थी, इससे होकर, कांधार से होकर वो चाइना, ये जो सेंट्रल एशिया है उसके साथ वो ट्रेडिंग करता था। इसी वजह से एक हब की एरिया भी माना जाता था, मतलब एक ट्रेडिंग हब के एरिया के हिसाब से माना जाता था। और एक रिच फर्टाइल प्रोविंस भी है, आसपास यहाँ के इंडस के आसपास होता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर रिच फर्टाइल एरिया ही होगी। तो अल्टरनेटिव रूट इस तरह की होती थी कि अकबर वांटेड टू प्रमोट ट्रेड ऑन दिस रूट। और यहाँ पे क्या होता था, अकबर जब उज्बेक मुगल साम्राज्य का हर एक बार उसका रहता था कि आप सफाविद के इग्नेस्ट एक्शन लो, सफाविद के को अटैक करो, तो तभी क्या होता था, अकबर ईरान के साथ सफाविद जो ईरान, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ईरान जो है सफाविद को कैप्चर कर, मतलब सफाविद में राज कर रहा है। तो जब मैं ईरान बोलूँ वही सफाविद के बारे में बात कर रही हूँ, जब पर्सियन बोलती हूँ तो भी सफाविद के बारे में बात करती हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो अकबर क्या करते थे, ईरान के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग करने के लिए यहाँ पे एक रोड खोलते हैं, जहाँ से होकर वो कांधार से होकर ईरान पे जो होता है मक्का, इसके लिए पिलग्रिम लोग यात्रा कर पाते हैं। ठीक है, तो पिलग्रिम जो करते हैं उसके वजह से हमारे जो ईरान के साथ रिलेशन है वो भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाती है। इसके वजह से कांधार की जो स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस थोड़ा बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, द ट्रेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू मुल्तान भाई कांधार एंड द डाउन द रिवर इंडस टू द सी स्टेडीली गेन्ड एन इंपोर्टेंस बिकॉज द रोड अक्रॉस ईरान वर फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब ड्यू टू वार्स एंड इंटरनल कमोशंस। और एक बात होता है कि ईरान के जितने सारे बॉर्डर्स है, उसके बॉर्डर के आसपास चारों तरफ तो दुश्मन ही दुश्मन फैले होते हैं। उसके ऊपर वाला उज्बेक है, साइड वाला ऑटोमन एम्पायर है, लेकिन ये जो एरिया है इंडिया के साथ उसके अच्छा खासा रिलेशन है। तो इसी वजह से जो कांधार लोकेशन होती है, यहाँ से लेकर वो ट्रेडिंग अच्छा खासा कर पाता है, और जो भी चीज़ें करता है वो इसी रीजन से करता है, क्योंकि ये रीजन उसके लिए सेफ होता है। ठीक है, इसी वजह से ईरान के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि ईरान से काफ़ी, ईरान जो है पर्शियन से काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट था ये कांधार इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए ये एक नेचुरल, मतलब एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट था, इकोनॉमिकली पॉइंट था, और इंडिया के आसपास रीजन में भी हुआ करता था, जिसके वजह से ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन ईरान के लिए, पर्शियन के लिए ये एक आउटपोस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करता था, क्योंकि सफाविद एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी है, और क्योंकि हालांकि उनके जो एरिया में काफ़ी वार में एंगेज हुआ करते थे बॉर्डर, और जिसके वजह से वो कांधार को चूज किया करता था कि यहाँ से होकर उनका ट्रेडिंग फेडिंग चले, और एक डिफेंस पर्सपेक्टिव से वाइटल बैस्टन, मतलब डिफेंस सिस्टम में एक बैस्टन की तरह उसको यूज़ किया करता था। लेकिन उससे ज़्यादा इतना अहमियत नहीं रखता था कांधार, जितना कि मुगल साम्राज्य के लिए ये हुआ करता था। तो एक वक्त आता है जहाँ पे उज्बेक की जो सुल्तान हुआ करते थे, अब्दुल्ला उज्बेक, उन्होंने ईरान को एक थ्रेट पहुंचाते हैं, और ईरान के साथ साथ मुगल को भी एक थ्रेट पहुंचाते हैं, कैसे कि कांधार को अख्तियार करके। तो जब कांधार मतलब एक थ्रेट बना रहता था हमेशा उज्बेक की तरफ से, बोथ ईरान को भी जो सफाविद डिनास्टी है, और टू मुगल साम्राज्य भी। तो तभी क्या हुआ कि मुगल ने, जो अकबर थे, उन्होंने कांधार को कॉन्क्वेस्ट कर लिए, और एक वायबल डिफेंस लाइन क्रिएट कर दिया नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इंडिया की, जो कि उज्बेक की इन्वाजन को कहीं ना कहीं यहाँ पे चेक कर देगी। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में ही आता है कांधार, तो इसके वजह से ये एक अच्छी चीज हो गई। तो इसमें ये नहीं हुआ कि अकबर ने कोई भी एग्रीमेंट नहीं की उज्बेक के साथ कि पर्शियन एम्पायर को हमको अख्तियार करना है, कि पार्टीशन करना है, इस तरह की कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया। हालांकि खुरासान जो है वो उज्बेक की कंट्रोल में आ गया था। एक टाइम पे हमने पढ़ा था कि खुरासान जब अख्तियार में कर लिया तभी, और अकबर कांधार को जब अख्तियार कर लिया, तो एक नेचुरल बॉर्डर उनके बीच खींच लिया गया कि हिंदुकुश के, यहाँ हिंदुकुश के पार उज्बेक कभी इंडिया को कैप्चर करने के बारे में नहीं सोचेगा, और हिंदुकुश के
उस तरफ जितने सारे एरिया है, इंडिया कभी वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेगा। जब उज़्बेक ये सारी चीज़ें, जब अकबर कांधार को कन्क्वेस्ट कर लेते हैं, ये सारे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, मुगल साम्राज्य और ईरान के बीच कोई भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होती थी। मतलब कांधार को तो इंडिया ने कैप्चर कर लिया, लेकिन इस चीज़ को लेकर सफाविद डिनास्टी के साथ, जो पर्टिकुलरली पर्शियन के साथ हमारे इंडिया की कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, बल्कि रिलेशन उसी तरह कड़ियल था जिस तरह से पहले हुआ करता था। ठीक है। फिर एक इरा आता है कि हम इनका फ्रेंडशिप का, जो हमारे मुगल साम्राज्य और सफाविद डिनास्टी का एक फ्रेंडशिप का इरा आता है, जहाँ पे शाह अब्बास जो सफाविद डिनास्टी के रूलर हुआ करते थे 1588 से 1629 तक। तभी जहांगीर का वक्त हुआ करता था। अकबर का डेथ के बाद जहांगीर राजा हुए थे। तो तभी ये जो शाह अब्बास वन है, उनको सफाविद का सबसे मोस्ट फेमस एंड ग्रेटेस्ट रूलर के हिसाब से उनको कंसिडर किया जाता था। और वो भी एक बहुत ही अच्छी खासी रिलेशन मेंटेन करते थे मुगल साम्राज्य के साथ। इस तरह के मेंटेन हुआ करते थे कि हम दोनों ये दोनों साम्राज्य के बीच अच्छी खासी एम्बासीज की एक्सचेंज हुआ करता था। फिर कॉस्टली गिफ्ट भी वो शेयर करते थे, और उसके साथ रेयरिटीज़ भी वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो तभी जहांगीर, हमारे जो यहाँ पे मुगल साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, वो दोनों, और जहांगीर भी बहुत सिक्योर फील करते थे जब, और उनको भाई के हिसाब से वो संबोधित करते थे। फ्रेंडशिप इतना हद तक बढ़ गया था उनका। और इस फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं उज्बेक के साथ एक फ्रेंडशिप बनाना होता था, उसको उन्होंने नेग्लेक्ट किया। पहले तो बात यह है, उज्बेक के साथ मुगल का कभी पड़ा नहीं, मतलब मुगल का साथ कभी उन दोनों के बीच कुछ रिलेशन बने नहीं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। लेकिन ये इन दोनों का जो फ्रेंडशिप इतना गहरा हो गया, तो कहीं ना कहीं उज्बेक इसमें नेग्लेक्ट हो गया। तो सिंबॉलिक फ्रेंडशिप मतलब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि इन दोनों के बीच एक डिप्लोमेटिक एंड कमर्शियल रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग होगी। तो ये जो शाह अब्बास वन है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए डेक्कन के स्टेट के साथ, हमारे जो इंडिया के डेक्कनी स्टेट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग रूलर थे। और यहाँ पे मराठास भी मराठा और ये सारे जो चीज़ें हैं वो स्ट्रांग हुआ करते थे। तो इनके साथ भी शाह अब्बास वन की बहुत अच्छी खासी रिलेशन बढ़ी। लेकिन इसका जहांगीर ने कोई गलत मतलब नहीं निकाला, नेगेटिवली इसको नहीं लिया। फिर भी उन्होंने मतलब एक फ्रेंड अगर किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, तो इसका कुछ गलत मतलब नहीं निकाला जा सकता। तो इसी हिसाब से वो इसको एक्सेप्ट कर रहे थे। और इस तरह की कंडीशन हुआ करता था कि उनके जो कोर्ट के जो होते थे जर्नलिस्ट, या फिर जो भी चीज़ें लिख रहे थे, वो पोर्ट्रे इस तरह से कर रहे थे कि जहांगीर और जो शाह अब्बास है, वो दोनों एक दूसरे को साथ एक फ़ोटो बनाया था उनका, जिसमें एक दूसरे को उन्होंने एम्ब्रेस करके हग करके रखा हुआ था। और वो ऐसे फील कर रहे थे जैसे सारे दुनिया उनके कदमों के नीचे है। वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर की जो बॉन्ड होती है, इस तरह की बॉन्ड है कि सारे दुनिया उनके मुट्ठी में है, उनके कदमों में है। इसी तरह से वो एक दूसरे के साथ मतलब रिलेशन मेंटेन करते थे। फिर क्या होता है दोस्तों, एक वक्त आया जब इस फ्रेंडशिप का बहुत बिटर तरीके से एंड हुआ। कैसे कि 1620 में क्या हुआ, शाह अब्बास जो थे, वो कहीं ना कहीं उज्बेक के साथ एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशन मेंटेन कर रहे थे, जिसके बारे में जहांगीर को पता नहीं था। तो क्या हुआ, उन्होंने एक वक्त आया 1620 में, जहांगीर को सडनली एक पोलाइट रिक्वेस्ट भेजा कि हम कांधार को रिस्टोर कर रहे हैं, और उन्होंने उसको अटैक करने के लिए प्रिपेयर की। इसका जो एक बहुत सदमा लगा जहांगीर को। एक तो उनकी तबीयत खराब हो रही थी, और दूसरे उनके जो सबसे अच्छे फ्रेंड था, सबसे मतलब भाई की तरह वो उसे देख रहे थे, वो उन्होंने विदाउट कुछ डिस्कशन, विदाउट कुछ कन्फ्लिक्ट, सडनली उनका जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है कांधार, उसको कैप्चर करने के लिए, अटैक करने के लिए भेज रहा है संदेश। तो इसको कहीं ना, और मिलिटरली वो प्रिपेयर भी नहीं थे, और डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड भी हो रहे थे, क्योंकि तभी जो नूरजहां की कंसेप्ट आ रही थी, शाहजहां के साथ रेबिलियन भी चल रही थी इंटरनली, नोबेल से भी कहीं ना कहीं रेबिलियन हो रहे थे। तो ये सब झेल रहे थे जहांगीर। तो ये उनका एक सदमा लगा। तो उन्होंने क्या किया,
उनके जो बेटे थे शाहजहां, उनको भेजा इस गांधार टॉपिक वहाँ पे गांधार पे जाकर लड़ने के लिए, उस युद्ध को लड़ने के लिए। लेकिन आपको तो पता है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ कि शाहजहां क्यों रिवेलियन किए। उन्होंने जाकर अपने पिता के आदेश मानकर वहाँ पे जाकर लड़ने के बजाय वो बहुत ही अनयूजुअल डिमांड रखने लगे अपने पिता के लिए कि मुझे ये जगह चाहिए, वो जगह चाहिए, ये सारी चीज़ें दे दो तो ही मैं जाकर लड़ूंगा। तो ये सारी चीज़ों से जहांगीर बहुत और ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने अपने जो मोहब्बत खान थे, बहुत अच्छे राजा राजपूत का, उनको भेजा उनको दमन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जिनको नहीं पता वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, लिंक में दे दूँगी। तो क्या होता है एक वक़्त पर, तो ये सारे रिबेलियन होता है, तो ये रिबेलियन में फ़ायदा उठाकर क्या होता है, पर्शियन जो किंग है शाह अब्बास, गांधार को कैप्चर कर लेते हैं। तो उसके बाद एक वक़्त आता है, तो कैप्चर करने के बाद जबकि उनका रिलेशन अच्छा था जहांगीर के साथ, तो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन भेजा जो कि एक बहुत बेहद बकवास एक्सप्लेनेशन था और जहांगीर को अच्छा भी नहीं लगा। हालाँकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फॉर्मली, लेकिन उनको इस चीज़ का अच्छा नहीं लगा। तो कहीं न कहीं अ, तो एक फ्रेंडशिप में दरार पड़ना शुरू हो गई। इतना स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड था वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगा। एक वक़्त आया जब शाहबाज की डेथ हो जाती है 1629 में और उसके आस-पास हमारे जो जहांगीर है वो उनका भी डेथ हो जाता है तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो शाहबाज की डेथ के बाद ईरान में काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है सफाविद डायनेस्टी में और उसके बाद शाहजहां होते हैं रूलर, जहांगीर के बेटे, और वो किस तरह से रूलर बनते हैं इसकी हिस्ट्री भी पता है आप लोगों को, तो इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे अभी। उसके बाद उन्होंने अलीमर्दन खान को इंड्यूस्ड किया और पर्सियन को भी पर्सियन गवर्नर जो थे गांधार में, उनको उन्होंने कैप्चर किया और मुगल को गांधार को फिर से और एक बार कैप्चर करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, ईरान के साथ हमारे जो बहुत अच्छी खासी रिलेशन थी सफाविद डायनेस्टी के साथ, वो कहीं न कहीं एंड तक आ गई। तो ये था ईरान के साथ किस तरह की रिलेशन और किस तरह से वो रिलेशन एंड हुई, इसके टोटल एकदम टॉपिक मैंने डिटेल्स में बता दिया। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।